रसक के बारे में, तो वो लिख लोगे। तो यह शुद्ध खरपर जो है उसे नरमूत्र में 1 मास रख दें। तो शुद्ध खरपर प्लस नरमूत्र 1 मास तक, ऐसा लिखो। तो ये जो शुद्ध इसको खरपर को आपने नरमूत्र में रखा 1 मास तक, तो अब ये क्या करेगा, लिख लो, शुद्ध ताम्र पारद और रजत को स्वर्ण की कांति के समान रंजित कर देता है। क्या करता है, ताम्र पारद और रजत को स्वर्ण की कांति के समान रंजित कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो वापस आ जाओगे जहां हम लोग थे, धातु है। पेज नंबर 129, जो आपको अभी पीडीएफ दी है उसमें, पेज नंबर 129। चलो देखते हैं। तो पहला तो कि भस्म जो होती है धातु की 4 तरह की है, श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ दुर्गुणकृत, आपने देख लिया है। कि श्रेष्ठ है रस भस्मों से जो उसका मारण हुआ है, मध्यम वाली वनस्पतियों द्वारा मारित, कनिष्ठ गंधक आदि जो है इनसे मारित, दुर्गुण प्रद अरिलोह से मारित, नागवंग आदि से। तो ये 4 वैरायटी हैं, तो ये ध्यान रखना, मध्यम वाली वनस्पति की है, कनिष्ठ वाली गंधक आदि की है, बाकी तो याद रह जाती है। सामने धातु लिखी है और पुट लिखी है, तो कॉमनली आपको ये याद रखना है कि सभी में जो है आपको कुक्कुट पुट तो कम से कम मान के चलो कि देना देना है, तो स्वर्ण रजत स्पेशली इसका जरूर याद रख लेना कि स्वर्ण रजत में कुक्कुट पुट है। बाकी तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो कि हाँ किसी का भी गजपुट से तो बनी जाएगी भस्म, लेकिन कुक्कुट पुट स्वर्ण रजत में स्पेशली याद रखना है इसको, ठीक है। फर्स्ट स्वर्ण की बात कर रहे हैं, पहली धातु यही है जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, और पहली धातु जरूरी होती है बता चुका हूँ, तो ध्यान से याद करना। देखते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण एयु, ये इसका सिग्नेचर है। पर्याय की अगर बात करें, द्रविण, हिरण्य, कल्याणक, कांचन, अग्निवर्ण, मनोहर, हेम, भूषणार्ह, अग्निबीज, अग्निवीर्य, कनक, भृंगार, मांगल्यक, जाम्बव, चांपेयक, लोहवर, चामिकर, हाटक, कलधोत, तपनीय और शुभ, ये सब पर्याय हैं जरूरी वाले। हिरण्य देख सकते हो, कल्याणक, फिर अग्निबीज चाहो तो इसको देख लो, अग्निबीज, चांपेयक, लोहवर यानी लोह में सारे श्रेष्ठ है, चामिकर, हाटक, कलधोत, इतने तो जरूरी पर्याय हैं सारे, तो अच्छे से देख लोगे। हिरण्य, कल्याणक, अग्निबीज, चांपेयक, लोहवर, चामिकर, हाटक और कलधोत। सुवर्ण पारद और स्वर्ण दोनों का पर्याय है। अग्निगर्भ, अग्निजार का है, सूर्यकांत का है। अग्निगर्भ यहाँ है अग्नि बीज, ध्यान रखना, ये अग्नि बीज है स्वर्ण, वो है अग्निगर्भ, सूर्यकांत अग्निजार। अग्निसार रसांजन है, तपन, भल्लातक और सूर्यकांत का पर्याय है। कल्याणी का मनाशिला, ये याद रखना है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वर्ण जरायु से हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वर्ण जरायु से हुई, हालांकि वो श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी। भाई कलयुग में देखो तो उन्हीं की आयु है, कलयुग की जो आयु है, तो वो जो मानते हैं उनकी उत्पत्ति कि विष्णु भगवान से उत्पत्ति हुई थी, तो वो स्वर्ण जरायु है, तब वैसे उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्वर्ण जरायु से हुई। शुद्ध स्वर्ण का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कितने कैरेट का होता है जो हम कहते हैं, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि उससे ये बनाए नहीं जा सकते आभूषण जो है, तो उसमें फिर मिलावट करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 98.8% तक शुद्ध होता है जब 24 कैरेट की हम लोग बात करते हैं, तो याद रखना। ठीक है, तो कह रहे हैं बाकी इसमें अगर हमने कहा कि 18 कैरेट है कोई चीज, तो उसका मतलब ये बता रहे हैं कि उसमें 18 भाग स्वर्ण का होगा, 24 कैरेट के रेफरेंस में बात करते हैं, और बाकी 6 कैरेट जो होंगी और चीजें होंगी। ठीक है, तो शुद्ध हो गया 24 कैरेट का, तो आप 100 से नहीं सोचोगे, आपको 24 से सोचना है कि गोल्ड कैसा है। तो 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध है। अगर आपने कह दिया कि 20 कैरेट गोल्ड है, तो मतलब 4 हिस्से जो है किसी और चीज के हैं, ये मतलब हुआ उसे कहने का। आगे देखें, प्राप्ति किससे करते हैं इसकी, तो इसके खनिज लिखे हैं कुछ।
कैलेवराइट, सिल्वियनाइट और कैलगुरलाइट, ऐसा करके। तो हम CSK करके याद रखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, जो लोग IPL देखते होंगे, अब शुरू होने वाला है, तो उनकी जर्सी का कलर देखोगे ना, तो वो भी गोल्ड मतलब येलो कलर ही है, तो उस तरह याद रह जाता है। तो CSK, सी यानी कैलेवराइट, S से सिल्वियनाइट, और K से कैलगुरलाइट। ठीक है। शुद्ध स्वर्ण कैसा होता है देखने में, तो कुमकुम की आभा वाला, कुमकुम प्रभम, शुद्ध स्वर्ण। इसके भस्म की मात्रा 1/8 से 1/4 रत्ती, कोई जरूरी नहीं कि याद करो। रस रत्न समुच्चय के अनुसार 2 गुंजा। तो रस रत्न समुच्चय 2 गुंजा। गुणों की अगर बात कर लें, रसायनम पुंसवन उपयोगी, विषापहम कांतिकरं च शस्तम, वृश्यम आयुष्यस्य अग्रम, विषगर्हरम, मेधा बुद्धि स्मृति सुकरम, सर्वदोष आम्यघ्नम, ओजो धातु विवर्धनम बलकरम, पांडु आमय ध्वंसनम, वृश्यम सर्वविशापहम, गरहरम, दुष्ट ग्रहण्य आदिनुत। तो मेनली क्या कैरेक्टर याद रखोगे, एक तो ये लाइन देख लेना कि भाई पुंसवन कर्म में उपयोगी है, विष को हरती है, जो स्वर्ण की भस्म। जिन लोगों ने चिकित्सा स्थान पढ़ा होगा चरक का, उनको ध्यान होगा कि हम जब वहाँ विष वाला अध्याय पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि जो लोग स्वर्ण का सेवन करते हैं, उनके शरीर पर इसी तरह विष का प्रभाव नहीं होता, जिस तरह कमल पत्रों पर पानी नहीं ठहरता। कमल। ठीक है ना। तो उस तरह भी सोच सकते हो, विष को हरने वाला। तो यहां से ये लाइन याद रखना। फिर एक ये जो लाइन दी हुई है, ओजो धातु विवर्धनम, तो इसको भी ध्यान रखना, कौन सी धातु है जो ओज वर्धक है। आपको मैंने बताया भी है कि जितनी भी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हम बहुत वीक हो जाते हैं, जैसे राज्यक्षमा में मैंने बात की थी आपसे, या मधुमेह की अगर बात कर लो, कि जहाँ ओज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उन सब जगहों पे आप देखोगे कि गोल्ड को दिया जाता है। तो यही कारण है कि ओज को बढ़ाने वाला है। ठीक। तो ये दोनों लाइनें जो है याद रखोगे आप। बाकी देख लेना एक बार। वृश्यम आयु के लिए अग्रह है, विषगर्हरम मेधा बुद्धि स्मृति सुखकरम, सर्व दोषों को दूर करने वाले, वृश्य सर्व विशापहम गरहरम, और ग्रहणी आदि रोगों को दूर करने वाले। नेक्स्ट है स्वर्ण और रजत की द्रुति तैयार की जाती है, तो वो देवदाली को नर मूत्र की सात भावना देकर, देवदाली उसको नर मूत्र की सात भावना देंगे, और उसको फिर स्वर्ण या रजत में मिला दो, तो वो द्रुति बन जाएगी। स्वर्ण में मिलाया तो स्वर्ण की, रजत में मिलाया तो रजत की द्रुति। तो याद रखेंगे इसको भी। लोह का मारण आपको करना है, मतलब भस्म बनानी है कह रहे हैं, तो कम से कम 5 पल की मात्रा लेनी है, और अधिक से अधिक 13 पल की। पॉइंट लिखा है बस, इसको याद कर लेना कि लोह मारण कम से कम 5 पल, अधिक से अधिक 13 पल की मात्रा लेते हैं। 5 और 13 नंबर याद रखोगे। अपथ्य क्या है स्वर्ण भस्म सेवन काल में, तो बिल्व फल अपथ्य है, बिल्कुल ध्यान रखोगे। बिल्व अपथ्य है। नेक्स्ट है घृष्ट स्वर्ण, जैसे हम लोग बात करते हैं, अ, वो है ना, अरे बच्चों को क्या कराते हैं पुष्य नक्षत्र में, स्वर्ण प्राशन। ठीक है, जैसे स्वर्ण प्राशन देखते हो आप, तो वहां ये तो देते हैं घृष्ट स्वर्ण है एक तरीके से। तो गर्भ स्थापनम उत्तमम, पित्त आमय प्रशमनम, हृद दुर्बल्य हरम परम। तो देख सकते हो, गर्भ स्थापन करने वाला है, पैतृक रोगों को दूर करने वाला है, और हृदय दौर्बल्य उसको दूर करने वाला है। स्वर्ण लवण AuCl3 या गोल्ड क्लोराइड, ये Au इसमें 3 भाग है, गोल्ड HCl 1 भाग है, HNO3 1/4 भाग है, और सैंधव माफ करें 10 भाग है। तो मेन कंटेंट सैंधव ही हो गया। Au 3 भाग, HCl 1 भाग, HNO3 1/4 भाग, और सैंधव 10 भाग। इसकी मात्रा 1/50 से 1/120 रत्ती, इसको देख सकते हो। स्वर्ण लवण पूरा देख लेना क्या क्या द्रव्य हैं इसके अंदर। सर 1/20 रहती है। तो 1/20 है, 1/20 बता रहे हैं बेटा, तो सही कर लोगे इसको, 1/20। हाँ बेटा 1/20 है, सही, ठीक है। 1/20 ही है, गलत लिखा हुआ है। तो मात्रा इसकी 1/50 से 1/20 रखती। वैसे भी 1/120 हो तो पहले लिखते हो उसको, हम रेंज लिखते तो है ना, तो गलत हो उस तरह भी देखो तो। ठीक। तो स्वर्ण लवण AuCl3, Au 3 भाग, HCl 1 भाग, HNO3 1/4, सैंधव 10 भाग, और मात्रा 1/50 से 1/20 रखती। गुणों की बात कर लें तो त्रिदोष शामक है, रस औषधियों में इसका प्रयोग वर्जित है, रस औषधियों के साथ प्रयोग इसका वर्जित कर दिया। स्वर्ण लवण के लिए बात चल रही है सिर्फ ये, ठीक है, कि रस औषधियों के साथ नहीं लेते। बाकी तो आप देखते हो कि भारत के साथ तो है गोल्ड का यूज बहुत जगह।
अपथ्य आपको लिखवा ही दिया, बिलवरस अपथ्य होता है। और देख लेते हैं कुछ काम का पॉइंट है क्या। लिख लो। लिखो अपकु स्वर्ण भस्म से क्या होता है, मतलब अपकु स्वर्ण भस्म से, तो सामने लिखोगे। शब्द लिखो। असौख्यकरणम, सौख्य कहते हैं सुख मिलना, मतलब या रोग दूर हो जाना, तो वो नहीं होता। असौख्यकरणम मरणम च। असौख्यकरण और मरण, मतलब मृत्यु तक हो जाती है। लिखोगे। स्वर्ण भस्म के गुणों में लिखो। स्वर्ण भस्म के गुण लिखेंगे। गुरु, शीत वीर्य, मधुर विपाक। गुरु है, शीत वीर्य वाली है, और मधुर विपाक है। गुरु, शीत वीर्य, मधुर विपाक। चलो, और तो कुछ ऐसा सच है नहीं। योग लिखना चाहो योग लिख लो, एक दो उसके बहुत सारे हैं। आप ही को याद होंगे, जैसे जय मंगल रस, हमने जोर में बात की होगी बार बार। जय मंगल रस जीर्ण जोर में देते हैं उसको। नेक्स्ट लिख लो मकर ध्वज रस, मकर ध्वज। और एक लिख लोगे योगेंद्र रस। जय मंगल रस, मकर ध्वज रस और योगेंद्र रस। नेक्स्ट आ जाएंगे रजत, सिल्वर। अर्जेंटियम, एजी। पर्याय देखते हैं। रुचिर, शोध, शुभ्रक, चंद्रलोह, चंद्रहरास, रूपक, दुर्वर्णक और चंद्रमा के सभी पर्याय रजत के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक और बात आपको पता चली कि चंद्रमा के सारे पर्याय वो रजत के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी शोध देख सकते हो, तो और तो कुछ इतना खास है नहीं। यही लिखा है आकाश के सभी पर्याय अभ्रक के लिए, मेघ के सभी पर्याय नागर मोथा, मोथा के लिए। शुभ स्वर्ण होता है, शुभ्र अभ्रक है, शुभ्रा स्फटिका है, और चंद्र ये कंपिला के पर्याय हैं। जो मन हो देख लो, सवाल नहीं पूछे जाते। एक ये शुभ्र जरूर देख सकते हो, वैसे भी शुभ्र और अभ्रक ऐसा मतलब राइमिंग से होती है, अभ्र शुभ्र ऐसा। तो शुभ्र अभ्र ऐसा कर लो, तो शुभ्र अभ्रक का पर्याय है। खनिज की अगर बात करें, गोल्ड में देखा सीएस के, यहाँ देख रहे हो आर्जेंटाइट, सेरेजराइट, पायरेजराइट और स्ट्रोमियराइट। याद करने के लिए। हम ऐसा करते थे कि जैसे पिता होते हैं ना घर में, फादर होते हैं, तो सारा प्यार मतलब बच्चियों से करता है। मतलब बेटा बेटी दोनों हो तो अक्सर बेटे पिटते रहते हैं ना, गर्ल्स को प्यार करते हैं। उस पर कर सकते हो कि अरे सारा प्यार मतलब स्त्री को ही देना, तो बेटी को ही देना है क्या। तो अरे यानी अर्जेंटाइट, सारा तो सैरेगराइट ऐसा, प्यार यानी प्यारेजराइट ऐसा, और स्त्री को यानी स्ट्रोमियराइट। तो इस तरह करके याद कर सकते हो। तो एक खनिज है चांदी के, है ना, महिलाएं वैसे भी चांदी ज्यादा पसंद करती है, तो चांदी सोना इस तरह की चीजें, तो वैसे कर सकते हो याद। नेक्स्ट है ग्राह्य रजत कैसा होता है, तो चंद्रवत स्वच्छम शंखावम। बेटा इसी पे सवाल था, ये ग्राह्य रजत के ऊपर ही सवाल था एग्जाम में जो आया था। तो इसमें और देख लेते हैं कुछ ऐड करना है क्या यहाँ। लिख लोगे और पहले लाइन लिखो जरा पूरी, एक मैं बोल रहा हूँ। इसके सामने ही लिख लेना पूरी लाइन वो। लिखो घनम स्वच्छम, घनम स्वच्छम गुरु, घनम स्वच्छम गुरु, स्निग्धम, स्निग्धम दाहे, दाहे, दाह जो होता है दाहे छेदे, सितम मृदु। दाहे छेदे मतलब किसको अगर जला दिया जाए कह रहे हैं, या फिर जिसका छेदन किया जाए तो कैसा होता है, सितम मृदु।
यानी श्वेत वर्ण और मृदु। तो इसमें तीन चीजें थी, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बनाया था कि इनमें से कौन से गुण हैं इसके, ऐसा करके। तो चंद्रवत स्वच्छम, शंखाभम, और एक गुरु ले रखा था एक में साथ में, और एक में लघु ले रखा था ऐसा। तो गुरु वाला है। और यही चीज आपने गोल्ड के अंदर भी देखी, तो वो भी गुरु ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, चंद्रवत स्वच्छम शंखाभम गुरु, ऐसा है। गुणों की बात करें, परम लेखनम, वृश्यम, रसायन विधानेन सर्वरोगापहनम, स्मृति कांति विवर्धनम, गर्भाशय विशोधनम, प्रमेय आद्य आमय आमयापहम, प्लीहोदर विनाशनम। ये लाइन देखेंगे, ये जरूरी है काफी। अध्यापन आदो सुचिरमृता नाम यूनाम शिशुनांचा परम प्रशस्तम। कि अध्ययन करने वाले जो शिशु हैं उनके लिए लाभकारी है। तो हम ऐसे ही याद रखते थे कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है, तो हम इतने केयरलेस होते हैं कि हम गोल्ड को संभाल के नहीं रख पाते, तो एटलीस्ट सिल्वर, ज्यादातर बच्चों के पास देखोगे सिल्वर ही मिलता था हमारे टाइम में। तो है ना, कि किसी को कुछ पहनना है तो सिल्वर का ले लिया, कुछ कड़ा पहन लिया हाथ में या कुछ, गोल्ड नहीं करते थे कैरी ज्यादातर। तो अध्ययन कर रहे हो जिस समय, तो उस समय चांदी धारण करना है, गोल्ड नहीं, ऐसा करके याद कर सकते हो। वै स्थापनम उत्तमम, वृश्यम मेध्यम, विशेषण वात पित्त प्रणाशनम। तो वै स्थापनम उत्तमम शब्द आया है इसमें, ये देख सकते हो। और दोष बहुत जरूरी है बेटा, वात और पित्त, ध्यान से देख लेना। अंडरलाइन कर लिया अगर उन चीजों को, रसशास्त्र पूरा याद नहीं रहता है, आपको पता होना चाहिए रिवीजन में मुझे क्या देखना है, ठीक है। और बाकी गुणों में कुछ खास नहीं, लेखन देख सकते हो, क्या परम लेखनम, बस इतना ही जरूरी है। नेक्स्ट आ जाए, एक स्मृति सागर रस, ऐसे लिखा हुआ है जनरल। तो पारद गंधक हरताल मनाशिला स्वर्ण माक्षिक ताम्र भस्म, ये सब होते हैं। इसको मेनली याद रखा जाता है किसके अंदर, हरताल है और मनाशिला है इसके लिए। और जो भावना वाले द्रव्य हैं ये जरूरी हैं, तो वचा और ब्राह्मी की 21 भावनाएं हैं, ज्योतिष में तिल की एक भावना है। तो मेध्य द्रव्य जो है उनकी भावना है, इतना याद रखना। और देख लेते हैं क्या जरूरी है। लिख लोगे प्राणिज स्रोत, ऐसा लिखो। माफ करे बेटा, एक बार ताम्र आ गया है तो। एक तो ये लिखो चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि है, पता ही होगा आपको, टेबल याद की होगी अगर, टेबल दी थी मैंने वो वाली। ठीक है ना। तो सारे पर्याय से भी समझ में आता होगा। योग लिखना चाहो योग लिख लो, इसके भी एक दो लिखो, जय मंगल रस, जय मंगल रस, मकर ध्वज वटी, जय मंगल रस और मकर ध्वज वटी। ठीक है, और नहीं है इसमें कुछ। चलो एक और पॉइंट लिख लो। लिखो कि सिल्वर में लगभग 52 से 60% तक सिल्वर होता है, मतलब एजी होता है। जो सिल्वर हम यूज करते हैं उसमें लगभग 52 से 60% तक सिल्वर होता है। बाकी और बहुत चीजें होती हैं, थोड़ा कैल्शियम है, आयरन है, फ्री सल्फर है, एल्युमिनियम, बहुत चीजें हैं मतलब। आगे देखेंगे, ताम्र या कॉपर। ताम्र देखेंगे। नेक्स्ट है ताम्र, कॉपर। तो बेटा शुल्व, रक्तक, मलेच्छ, वक्त्र, नेपालीय, त्र्यंबक, सूर्यलोह, उष्णांशु, सहस्रांशु, उदुम्बर, अरविंद, लोहित अयस, रविप्रिय, भास्कर, सारे पर्याय हैं। तो मेन जो है वो देखेंगे, शुल्व, मलेच्छ वक्त्र, नेपालीय, इतने तो देख ही लेना कम से कम। बाकी देख पा रहे होगे सूर्य वाले पर्याय जो है वो इसके हैं, जैसे भास्कर। ठीक है, तो ये भी समझ सकते हो कि सूर्य वाले पर्याय ताम्र के लिए इस्तेमाल होता है ना। मैंने आपसे कहा भी था कि जब मेरे फादर का ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया था, तो कॉपर ही मुझे बेहतर धातु लगी उनके लिए, तो हमने ये चलाया काफी उनका कॉपर, इसीलिए क्योंकि उनको अग्नि मानदेय वाले सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे। तो बस वही सोच के कॉपर चलाया था।
तो पर्याय इसके शुल्भ, रक्तक, मलेच्छ वक्त्र, नेपालीय, त्र्यंबक, सूर्यलोह, उषणांशु, सहस्रांशु, उदुम्बर, अरविंद, लोहित अयस, रविप्रिय और भास्कर। ये सारे पर्याय हैं। रक्त काय और रक्त, ये हिंगुल का पर्याय है। रक्तांग कंपिलक और प्रवाल का। रक्तक ताम्र का। कृष्ण अयस लोह का पर्याय है। कृष्ण अयसी नाग है। शुलवारी, ये याद रखना आपको जरूर, गंधक। शुलवारी गंधक। मलेच्छ हिंगुल, ये भी याद रखना है। नेपाली का मनाशिला भी आप पढ़कर ही आए हो। और नेपालीय, ये ताम्र है। नेपाली का मनाशिला, नेपालीय ताम्र। बता रहे हैं नेपाली ताम्र का एक भेद भी है। रवि प्रिय और कुरुविन, ये माणिक्य के पर्याय है। रवि प्रिय एंड कुरुविन माणिक्य के पर्याय है। कुरुविन शायद हम उसका भी देखते हैं क्या? पारद का पर्याय भी है कुरुविन? नहीं? चलो मत करो, होगा तो मैं बता दूंगा चेक करके। मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा कुरुविन पर्याय पारद का भी पढ़ते हैं इसे। तो रवि प्रिय कुरुविन माणिक्य के पर्याय है। खनिज की बात कर लेते हैं पारद के। तो चैल्कोसाइट जो भी कहो, मैलेकाइट और एज्यूराइट। बाकी लीवर, अर्थवॉर्म, इनमें भी कॉपर होता है। मयूर पिच, वीर बहुटी, त्रिफला, ये सब कॉपर के सोर्स हैं। तो ये स्पेशली याद रखना ये वाले। और इसको हम याद रखते हैं कि चलो मेले अज्जू, है ना, कि अज्जू है कोई वो, जैसे सर्दियां चल रही थी अभी, डेली नहीं नहाता होगा, तो उसको कह रहे हैं चलो मेले अज्जू, कि नहाने चलो, तुम नहाए नहीं हो। तो याद करने के लिए, ठीक है। तो चलो यानी कि ये कैल्कोसाइड जो भी लिखा है, मेले यानी मेलेकाइट, अज्जू यानी एज्यूराइट। लीवर, अर्थवॉर्म, मयूर पिच, वीर बहुटी, त्रिफला, इन सब में भी कॉपर होता है, याद रखना। दो भेद हैं इसके, नेपाली जो श्रेष्ठ है और एक है मलेच्छ। नेपाली और मलेच्छ, नेपाली वैरायटी श्रेष्ठ है। ताम्र में 8 दोष हैं, बहुत जरूरी है ये सवाल। कितने दोष होते हैं ताम्र के? 8 होते हैं। कौन कौन से हैं कभी देखा तो नहीं सवाल, लेकिन चाहो तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत जरूरी क्वेश्चन माना जाता है। अगर याद कर सको तो कर लेना। भ्रम, मूर्छा, विदाहा, स्वेद, क्लेद, वांति वमन हो जाना, आरुचि, चित्त संताप, एते दोषा विशोपमा। ठीक है, जब मैं अपने फादर को यूज करने वाला था ताम्र, तो बस यही एक चीज से डर लगता था कि अरे 8 दोष, 8 दोष बहुत पड़ता है ना। लेकिन हम इतना डरते हैं अभी। एक पेशेंट कल आया मेरे पास एम्स से। वो दिल्ली एम्स में सोचो लगातार इलाज चल रहा है, पता है कब से? पिछले 21 साल से। क्या है उनको? ऑटो इम्यून सिरोसिस। 21 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है उस पेशेंट का, फीमेल पेशेंट है। और अचानक अभी 1 महीने पहले उनको बता दिया कि लीवर कैंसर है। ठीक है। और कि अब हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ना तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि पूरा लीवर इन्वॉल्व हो गया, ना ही उसको कहा कि कीमो दे सकते हैं। और बस एक ऑप्शन दिया कि इम्यूनोथेरेपी की तरफ जा सकते हो। तो इम्यूनोथेरेपी के रिजल्ट पूछे फैमिली ने। खर्चा हुआ उनका एम्स के अंदर 5.5 लाख, जो उन्होंने मुझे बताया। सिर्फ एक इंजेक्शन का है वो, 4 से 5, 5.5 लाख की डोज होती है। ठीक है, प्लस उसके लिए कुछ जांचें कराई जाती हैं, है ना, जीन सिक्वेंसिंग वगैरह होती है, तो वो कुछ नहीं कराई उनकी। वो बोल दिया कि हाँ इसके रिजल्ट आप 0% ही मान के चलो, लेकिन कराना चाहते हो तो बस यही ऑप्शन है हमारे पास। तो फाइनेंशियली ठीक है पेशेंट, तो उसने लगवा ली इम्यूनोथेरेपी, वो इंजेक्शन ले लिया। लेकिन कोई रिलीफ नहीं। उसके बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सीवियर डायरिया था उनको, कि हर 10 मिनट में वो स्टूल पास हो रहा था, है ना। तो अभी तो मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया। फादर की वजह से काफ़ी लोग इस वजह से भी आते हैं मेरे पास। तो उनको मैं सिर्फ पित्तहर पूरा ट्रीटमेंट चलाया मैंने 2 दिन, और फिलहाल इतना तो है, अभी वो काफ़ी बेहतर है, वो सब सिम्टम तो सबसाइड ही कर गए। वैसे ठीक है, लेकिन अभी कुछ ये नहीं कह रहा फ़ायदा हुआ। लेकिन इनिशियली इतना ज़रूर मिला कि हाँ वो सारे जो साइड इफेक्ट आ रहे थे वो तुरंत सबसाइड हो गए, सिर्फ पित्तहर ट्रीटमेंट से। है ना, मेरे फादर को मैंने अग्निवर्धक चलाया था, उनका लेकिन पित्तहर चलाया शुरुआत में, अतिसार देख के। अभी आगे देखेंगे क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। खैर, तो ये ताम्र के 8 दोष हैं। तो भ्रम, मूर्छा, विदाह, स्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि, चित्त संताप। सोमनाथी ताम्र भस्म, बेटा इस पे सवाल आया है इसके ऊपर भी, तो स्पेशली याद रख लेना क्या क्या चीज कितनी है। कुछ रेशियो ही पूछा था किसी का। तो ताम्र है इसमें 1 भाग, पारद 1 भाग, गंधक 1 भाग। तो ताम्र, पारद, गंधक एक एक भाग है। हरताल आधा, मनशिला 1/4 भाग। हरताल आधा है और मनशिला 1/4 भाग है। इसको बनाने में गर्भ यंत्र का प्रयोग करते हैं। गर्भ यंत्र।
तो सोमनाथी ताम्र भस्म, ताम्र एक भाग, पारद एक भाग, गंधक एक भाग, हरताल आधा भाग और मनाशिला 1/4 भाग। हरताल आधा, मनाशिला 1/4, स्पेशली याद रखेंगे। बनाने में गर्भ यंत्र का प्रयोग होता है, ये भी याद रखने की बात है, गर्भ यंत्र। गुणों की बात कर लें इसके, तो ऊर्ध्व अधः परिशोधन देखो कितना जरूरी है। जैसे आप लोग कल बता रहे थे कि तुवरक भी आपने देखा, प्रहलादक भी देखा, दोनों काम करता है, देवदाली है ना, और बहुत सारे द्रव्य हैं, तो ये भी वहीं आता है, ऊर्ध्व अधः परिशोधनम। दुर्नाम 6, पांडु रोग शमनम। तो ये दुर्नाम जो देख रहे हो ये अपने आप में जरूरी है, किस व्याधि का पर्याय है, तो किस व्याधि का है? हर्ष का। अर्श का बेटा है ना, तो बिल्कुल याद रखो। तो अर्श देखो अगेन अग्नि मानदेय से होता है, तो जहां भी अग्नि मानदेय वाली कंडीशन है ना वहां हितकर है काफी। तो दुर्नाम में, क्षय, पांडु, इन सब रोगों में हितकर है। नेत्रियम परम लेखनम, नेत्रों के लिए अच्छा है, लेखन करने वाला है। परीक्षा की अगर बात करें तो अम्ल परीक्षा ताम्र भस्म की जाती है। कैसे की जाती है? कि आपने इसको दही में डाल दिया, ताम्र भस्म को, कह रहे हैं हरा कलर अगर हो जाता है ग्रीन, तो ग्रीन सिग्नल कहते हैं ना, अच्छा मतलब गुड, ट्रेन भी चल पड़ती ग्रीन होता है तो वो अच्छा है, तो शुद्ध भस्म है मतलब। अगर नील वर्ण आया तो अशुद्ध भस्म है वो। ठीक है, तो ग्रीन कलर अच्छा है, ऐसा याद रखना। यही परीक्षाएं लिखी है, निर्धूम परीक्षा हरताल शिलाजीत की, अम्ल परीक्षा ताम्र की, निर्धूम परीक्षा हरताल शिलाजीत, दोबारा रिपीट कर दिया। और निश्चंद्रीकरण या भ्रग भस्म की प्रधान परीक्षा है। इसकी मात्रा की अगर बात करें, 1/8 से 1/2 रत्ती, और 2 वल रस रत्न समुच्चय ने बताई है, कोई खास बात है नहीं, आगे चलते हैं। यही देख पा रहे हो वल कितना होता है, तो अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग है। कॉमनली आपको ये याद रखना है, 3 रत्ती वाला जो है ना, तो कहाँ डीपली याद रखोगे सबके अनुसार। एक कॉमन बात याद रख लो कि 1 वल 3 रत्ती के बराबर होता है। तो लीलावती रस रत्न समुच्चय 1 वल 3 रत्ती, परिभाषा प्रदीप 1 वल 2 रत्ती, राज निघंटु 1 वल 1.5 रत्ती का होता है। और कुछ जरूरी बातें इसमें लिख लेते हैं लगता है तो। क्या वर्ण होता है ताम्र भस्म का? कृष्ण। कृष्ण वर्ण होता है। ठीक है, और लिख लोगे ऑल्सो बहिर्कंठा, भस्म का वर्ण लिख लो। एक तो कृष्ण है, पहली प्रायोरिटी वही रखनी है, और बहिर्कंठाभ ये भी लिख लोगे, ऑल्सो बहिर्कंठाभ। ठीक है, दूसरा लिखो, गुण लिखो, ताम्र भस्म के गुण क्या होते हैं? लिखेंगे तिक्त कषाय कटु एवं मधुर। तिक्त कषाय कटु एवं मधुर, विपाक मधुर, विपाक मधुर, वीर्य उष्ण, वीर्य उष्ण। तो मुझे ताम्र भस्म ऐसे लगती है कि पित्त का जो हम बात करते हैं ना, कि पित्त का द्रव अंश जब बढ़ जाता है, ओवरऑल पित्त पे नहीं, जो पित्त का द्रव अंश बढ़ा होता है जहाँ, तो मुझे लगता है वहां ये ताम्र भस्म बहुत अच्छी है, जहां भी आपको लगे ऐसा कि पित्त के लक्षण भी हैं थोड़े बहुत, और साथ में लेकिन कफ के कैरेक्टर मिल रहे हैं, या फिर वो अग्नि मानदेय मिल रहा है पित्त के होते हुए भी। योग लिख लो इसके, बहुत जरूरी है, आरोग्य वर्धनी वटी पता होना चाहिए आपको, आरोग्य वर्धनी वटी कॉमन योग है, ताम्र होता है उसमें, आरोग्य वर्धनी वटी। दूसरा लिखो, गुल्म काल अनल रस, गुल्म काल अनल रस, ये भी चला है मेरे फादर का, गुल्म काल अनल रस। नेक्स्ट लिखो नित्यानंद रस, नित्यानंद रस। और सबसे जरूरी है लास्ट में हृदयार्णव रस, ये भी लिखेंगे हृदयार्णव रस। आरोग्य वर्धनी वटी, गुल्म काल अनल रस, नित्यानंद रस, और हृदयार्णव रस। नेक्स्ट लिखो, सेवन से उत्पन्न विकार शांति, मतलब ताम्र भस्म सेवन किया उससे कुछ विकार अगर हो जाए तो क्या देना है? लिखेंगे लिखो धनिया,
मुनिव्रीहि, मुनिव्रीहि, धनिया, मुनिव्रीहि, शर्करा। धनिया मेनली याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लोह, भस्म। तो लोह के पर्याय: कालायस, शस्त्र लोह, तीक्ष्णक और सार लोह। कालायस, शस्त्र लोह, तीक्ष्णक, सार लोह। प्राप्ति इसकी गैरिक से। रेड हेमेटाइट लिखा हुआ है उसके लिए Fe2O3, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और रोप्यमाक्षिक। तो ये सब देख लेना नाम एक बार, जरूरी कुछ नहीं है लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। यही लिखा है किडनी आयरन और क्या होता है, कि स्वर्ण गैरिक को बोलते हैं किडनी आयरन और, स्वर्ण गैरिक। ये कुछ और टाइप है लोहो के, है ना, मार्केट में जैसे स्टील देखते हो आप मिलता है, तो ऐसे कह रहे हैं ढलवा लोहो होता है जिसको पिग आयरन भी कहते हैं। उसमें 2 से 4% तक कार्बन होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ढलवा लोहा, ऑल्सो नोन एज पिग आयरन। तो इसमें माफ करें, पिग आयरन, तो इसके अंदर कार्बन की मात्रा 2 से 4%। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध लोह या पिटवा लोह, उसको रोड आयरन भी बोलते हैं। कुछ अशुद्ध लोह स्टील, मतलब इसमें थोड़ी सी अशुद्धि होती है। लिख लोगे कितनी होती है तो लिख लेंगे, मतलब 0.1% तक लगभग मान लो, बल्कि एग्जैक्ट लिखना चाहो तो लिख लो। लिखो 0.05 से, लिखो लगभग 0.05 से लगभग 1% तक, इन बिटवीन कुछ भी हो सकता है लेकिन बहुत कम होती है। अक्सर जो आंसर लगवाया आपकी गाइड के अंदर कुछ लगवाया है, 0.1 ही शायद लगवाया है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन है गाइड में आपके। ठीक है, तो मतलब 1% से कम ही कम होती है, कुल मिला के बात यह है जो शुद्धि होती है इसमें। तो ढलवा लोहे में 2 से 4% तक कार्बन होता है, ज्यादा मात्रा में कार्बन है मतलब। और ये जो है स्टील जो हम बात करते हैं घरों में यूज करते हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि लगभग, मतलब लेस देन 1%, ऐसा कर लो, इतना होता है। और सबसे कम जो वैल्यू दिखाई दे उसको आंसर लगाना कभी एग्जाम में आ जाए तो, क्योंकि होना नहीं चाहिए आइडियली इसमें भी, बहुत ही कम मात्रा होनी चाहिए। पिटवा लोह को कह रहे हैं पोगर भी कहते हैं, पिटवा लोह को पोगर भी कहते हैं। तो ढलवा लोह को पिग आयरन कहते हैं, पिटवा लोह को पोगर कहते हैं, देख लोगे। पोगर का इससे भी जरूरी है, पूछते हैं पोगर क्या है, कि लोह को तोड़ते हैं तो अंदर कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं आपको, है ना, तोड़ने पे, तो उन आकृतियों को नाम पोगर है, आगे पढ़ेंगे उसको भी। खर लोह, परुषम पोगरोन्मुक्तम, भंगे पारच्छवि। तो कह रहे खर लोह कैसा होता है, परुष है, पोगर नहीं होती उसमें, मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाई देते। और इसको तोड़ने पर अंदर से पारद छवि, मतलब पारद के समान, ये कह लो कि थोड़ा वो चांदी जैसा वर्ण जो होता है उस तरह का। वाजिर लोह, पोगरैर वज्र संकाश है, जिसमें वज्र के जैसे पोगर हो, और डायमंड जैसे शेप होती है डायमंड की मान लो, तो उस तरह की उसमें आपको आकृति दिखाई दे। सूक्ष्म रेखैश्च सांद्रक है, सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, बहुत कंसंट्रेटेड होता है, मतलब हार्ड कह लो ज्यादा होता है वाजर। तो खर लोह में कह लो पारद छवि, और वाजिर लोह में कह लो वज्र संकाश, ऐसा करके याद कर लो। खर लोह में पोगर नहीं होते। ठीक, तो अब तक जो पढ़ा है इसमें से सवाल नहीं आते, सिर्फ वो स्टील वाला एक पोर्शन था जहां से सवाल आते हैं। अब यहाँ देख लो कि पोगर क्या होता है। तो पोगर की पर्याय लिखे हुए हैं अंग वंग छाया, लोहे को तोड़ने पर उसमें जो भंगुर और केश के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, उसी को पोगर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, रसायनों में 3 भेद बताए हैं इसके, चपलालय, वाजर और रोहन, अकेन नहीं जरूरी है। आगे आ जाएंगे। लोह की बात करते हैं, आप पहले ही जानते हो लोह की 3 वैरायटी है मेजर, जो हम पढ़ेंगे उसी के बारे में सब कुछ है आगे अभी। ठीक है, तो मोती का करके हम पढ़ते हैं। तो देख लोगे कहा से कांत लोह जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ भी है लोह में। इसकी पहचान क्या है, तो इसके पात्र में जल भरकर तेल की बूंद डालने पर नहीं फैलती है। ठीक है, इसमें पात्र में जल भरा, आपने तेल की बूंद डाली तो वो फैलेगी नहीं। तो योग रत्नाकर वाली जो परीक्षा करने जाओ तो इसको नहीं लेना है कांत लोह को, तो गलती आएगी परीक्षा। पात्र में हींग लेप करने पर गंध नष्ट हो जाती है। ठीक है, हींग की कितनी ज्यादा गंध होती है वो नष्ट हो जाती है।
नींब पत्र कल का लेप करने पर उसकी तिक्तता समाप्त हो जाती है, वो टेस्ट की वजह से जो लोग नहीं लेते तो कह रहे हैं वो टेस्ट ही खत्म हो जाता है। पात्र में जल उबालने पर हींग की गंध आती है। देखो हींग को आपने लेप लगाया तो उसकी गंध चली गई, लेकिन अगर जल उबाल लिए तो उसमें हींग की गंध आ जाती है। पात्र में दुग्ध उबालने पर शिखराकार रूप में होता है, मतलब दूध गिरेगा नहीं, तो शिखर की आकृति में बन जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ पहचान है, इनको देख लेना। लोह के दोष लिखे हैं: गुरुता, दृढ़ उत्क्लेद, कश्मलम यानी ग्लानि होना, दाहकारिता, अश्म दोष, सुदुर्गंधो, दोषा सप्त, ऐसा ऐसा होता है। नंबर याद रखो, और कुछ खास नहीं है। 7 दोष होते हैं, जैसे ताम्र में 8 थे, इसके अंदर 7 दोष हैं लोह में। चलो टाइम खत्म हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, लोह कल ही पढ़ेंगे। अगले टेस्ट की तैयारी रखना। अगला जो टेस्ट होगा आपका द्रव्य गुण और रसशास्त्र, इन दोनों के होंगे। अभी जस्ट मैं आपको भेज रहा हूँ द्रव्य गुण के नोट्स, जो है मैंने कहा था भेजने हैं, आपने मांगे नहीं किसी ने। तो द्रव्य गुण मैं आपको भेज रहा हूँ। तो अगला जो टेस्ट होगा द्रव्य गुण और रसशास्त्र का, शायद मिला के होगा एक साथ। ठीक है। तो तैयारी रखना अपनी, दोनों सब्जेक्ट की। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, टाइम खत्म हुआ। थैंक यू।